हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ क्या था? वो कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स कीपिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट। ये था ओम्स लॉ। यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR वेयर R इज द रेजिस्टेंस। ये सब हमने सीख लिया, ठीक है। फिर आगे हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब वो चार्ज फ्लो करता है तो उस टाइम पे उसको एक अपोजिशन फील होता है। मतलब अगर मैं मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने इसमें सबसे पहले बैटरी अटैच करी। अब देखो, ये पहले समझ लो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बैटरी का सिंबल क्या होता है? ये बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये होता है। वैसे बैटरी का सिंबल क्या होता है? प्लस माइनस, ठीक है। अब देख, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ तुम्हें। सेल, मैंने आपको बताया था, एक होता है सेल और एक होता है बैटरी। सेल क्या होता है? एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, खत्म। और बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी। तो सेल को अगर आपको इंडिकेट करना है कि सर्किट डायग्राम में, तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म बात। ये है आपका एक सेल। इसमें जो बड़ा वाला डंडा होगा वो क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव दिखा रहा है। जो छोटा वाला डंडा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब ये क्या है? हायर पोटेंशियल है, ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। मैंने आपको समझाया था ना कि कभी भी अगर आपको किसी चीज़ को फ्लो करवाना है, किसी चीज़ को मूव करवाना है, तो हम उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भेजते हैं, है ना। अगर अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करवाना है, कैसे ट्रैवल करेगा? एक जगह हायर पोटेंशियल होना चाहिए, एक जगह लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बात समझ में आ गई? अब फिलहाल मैं बात करूँ, ये सेल हो गया, और ऐसी बैटरी है तो इसमें 3-4 सेल ऐड कर दो। एक सेल ये, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल ये, 3 सेल ऐड कर दो। ये क्या बन गया मेरे पास? बैटरी बन गया, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको, ये सर्किट डायग्राम में यूज़ होगा आगे जाके। चलो, फिलहाल मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कंडक्टर के अंदर एक बैटरी लगा दी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैंने कंडक्टर के पास क्या लगा दिए? बैटरी लगा दी। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना स्टार्ट होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। देखो, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। क्या कि करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फिर से सुन लेते हैं, करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है? इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा करंट और कहाँ जाएगा? यहां से यहां पहुंचेगा। और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ फ्लो करते हैं? दे ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे? अगर आपको दिख रहा होगा, आई गेस दिख ही रहा होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है यार, ठीक है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल या टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स और करंट एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रैवल करते हैं। अगर मेरे पास करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ये करंट है I, करंट इस तरफ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? इस तरफ फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और करंट क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये बात समझनी है आपको। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। अब जैसे कि पता है मेरे पास जो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर इज मेड अप ऑफ एटम्स। कंडक्टर किससे बना हुआ है? बहुत सारे एटम्स से मिलके बना हुआ है, हाँ है ना। जितना भी मैटर है सब किससे बना हुआ है? एटम्स से मिलके बना हुआ है। तो एटम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, वैसे बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। फिलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स, या जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं आगे जाके, क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कहीं पे चार्ज फ्लो होता है, जब भी कहीं पे करंट फ्लो होता है, तो जो रियल चीज़ में जो रियल चीज़ फ्लो हो रही होती है वो कौन फ्लो हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। कौन फ्लो हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है, प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता है। फ्लो कौन कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अब जैसे मैं किसी एक चीज़ का कोई एग्जाम्पल लेके बताऊँ, तो जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से, तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा लूजली अटैच्ड होते हैं, सबसे बाहर की तरफ होते हैं ना। अगर आपको ऑर्बिट दिमाग में आ रहा होगा तो आपको पता है, सबसे पहले वाले शेल में 2, अगले शेल में 8 और लास्ट शेल में 3, ऐसे जाएंगे ना 2 8 3। तो ये 3 जो होते हैं लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो ये लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान के चलो एल्यूमिनियम के अंदर। तो जैसे इसको पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से मिला अच्छा खासा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन या कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड करता है किस हिसाब से हम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन छूट के कहाँ जाना स्टार्ट कर देता है, इस पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है बहुत ज़्यादा हाई, तो उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो अब वापस आ जाते हैं, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं एल्यूमिनियम को कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इस तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा कि ऐसे रास्ते में एल्यूमिनियम में कितने एटम्स हैं, तो क्या सिर्फ एक ही एटम है, नहीं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम से मिलके ये रॉड बनी है, ये एक कंडक्टर बना हुआ है। मैं एल्यूमिनियम की फिलहाल एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, अलॉय भी हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है, अब रास्ते में उसके क्या क्या पड़ेगा, अगर उसको यहाँ तक पहुँचना है तो उसके रास्ते में क्या क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो उसके रास्ते में पड़ने वाली है वो ये है कि उसके रास्ते में पड़ेंगे दूसरे एटम्स, एल्यूमिनियम के दूसरे एटम्स। और दूसरे एटम्स के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं समझे। एल्यूमिनियम जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, हर जगह एल्यूमिनियम के एटम्स प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम के एटम्स प्रेजेंट है रास्ते में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो इसके जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस होगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बोलो हाँ या ना, खींचेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ वाला न्यूक्लियस भी खींचेगा, यहाँ वाला न्यूक्लियस भी खींचेगा, यहाँ वाला न्यूक्लियस भी खींचेगा, और एंड सो ऑन। ज़्यादा न्यूक्लियस क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींचते रहेंगे, और इसी वजह से क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस पैदा होता है। क्या पैदा होता है, रेजिस्टेंस। अदरवाइज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता सीधे यहाँ पहुँच जाता, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसके बीच में भी पॉजिटिव चार्ज है जो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको आगे जाने से रोक रहे हैं। वो आगे जाना चाहता है लेकिन इसको अट्रैक्ट करके यहीं रोक लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या फील करना पड़ता है, इट फील्स रेजिस्टेंस, ये आगे नहीं जा पाता, इट फील्स ऑपोजिशन। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी कंडक्टर के अंदर आपका जो है रेजिस्टेंस होता है। क्यों रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे एटम्स अवेलेबल हैं जो कि उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब आगे बढ़ने से रोकेंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे अपोज करता है, इट अपोजेस बाय अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कंबाइनिंग वी था ना यहाँ पे शायद, हाँ ठीक है जी। चलो यहाँ तक हो गया हमारा, क्या कह रहा था मैं, हाँ चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम अगला टॉपिक कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे, कौन कौन से फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं, चलो देख लेना, अपना गूगल कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें लेके चलता हूँ, आपको बस समझना है, मुद्दा समझना है, मेन चीज़ जो है। मेरे पास एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं भी एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, दोनों वायर्स यहाँ पे मान के चलो किससे बने हुए हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। चलो एल्यूमिनियम सबसे पास है तो एल्यूमिनियम ले लो, हाँ तो दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको कैमरे के हिसाब से, तो ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये भी एल्यूमिनियम है कंडक्टर, और ये भी क्या है, एल्यूमिनियम है। दोनों क्या है, एल्यूमिनियम के वायर्स हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, वापस बोल देता हूँ मैं, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसका एरिया ज़्यादा है। चलो अब एक कोई इलेक्ट्रॉन, जब मैंने इसको, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ। अब एक नॉर्मल कंडक्टर है, ना मैंने कुछ भी ज़्यादा ले रखा है, ना मैंने लेंथ ज़्यादा ले रखी है, ना मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा ले रखा है। अब एक नॉर्मल कंडक्टर है, मैंने इसमें बैटरी अटैच करी। अब आपको पता है बैटरी का सिंबल क्या होता है,
एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। अगर बड़े से स्टार्ट करें तो छोटे पे ख़त्म करना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमेशा याद रखना है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मीन्स करंट विल फ्लो लाइक दिस। सही है बात ये वाली? चलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, मीन्स इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो मान के चलते हैं कि इसके रास्ते में 1 2 3 4 तो इसके रास्ते में 4 एटम्स आएंगे, 1 2 3 4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब आगे की तरफ जाएगा तो इसको अपोजिशन कितने इलेक्ट्रॉन से फेस होगा, कितने एटम से फेस होगा? तो 4 एटम्स इसको रोकने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से निकल के यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा तो 4 एटम्स मिलके इसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो इसके अंदर पता है मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे, बट यहाँ पे 4 एटम्स मिलके इसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आइटम्स के पास क्या है? बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं पॉजिटिव दिखा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इनको अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन्स है ना उसके अंदर, तो उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे आगे जाने से। अभी यहाँ पे कितने लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने से? 4। अच्छा, अब सेम है सब कुछ, मिटा ही देता हूँ मैं ये वाला पोर्शन ना, समझना इंपॉर्टेंट, लिख तो तुम कहीं से भी लोगे। चलो, अब सेम है सब कुछ, मेरे पास सब कुछ सेम है इसमें, बस मैंने थोड़ी सी लंबाई बढ़ा दी है। अब मेरे पास इतना लंबा कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है एल्युमिनियम का, एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करेगा और कनेक्ट कर दिया मैंने फिर से इसको सेम बैटरी से, बैटरी भी सेम है, बैटरी में कोई चेंज नहीं है। ये रही बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से तो अब इसके रास्ते में कितने न्यूक्लियस पड़ेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पड़े? 7। ये मैं अगेन एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आपको समझना है बस इसके हिसाब से आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन जब कोशिश करेगा कि बेचारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, तो इसको कितने लोग रोकने की कोशिश करेंगे? तो 7 न्यूक्लियस will try to stop the electron, but in this case only 4 nucleus are there। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना आसान होगा? इस वाले केस में जाना आसान होगा, इस वाले केस में आसान होगा? जल्दी बोलो, वापस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना स्टार्ट होगा? इस वाले केस में जाना स्टार्ट होगा, आसान होगा, या इस वाले केस में जाना आसान होगा? तो यहाँ पे रोकने वाले बंदे कितने हैं? दे आर 4, और यहाँ पे रोकने वाले बंदे हैं 7। तो जाना कहाँ आसान होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ आसान होगा जाना, हाँ है ना? जहाँ पे प्रोटॉन्स कम वहाँ पे जाना आसान होगा, या जहाँ पे न्यूक्लियस कम वहाँ पे जाना आसान होगा। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है? रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है या रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है? तो अपने को पता चला रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस मतलब रोकने की क्षमता है वो कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या बात समझ में आई हमें यहाँ से कि रेजिस्टेंस जो होता है आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आई? वापस बोलो साथ साथ में कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है बात यहाँ तक? अब लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। वापस देख लेते हैं, अगर लेंथ बढ़ेगी, इफ लेंथ विल इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस ऑल्सो increases। if the length of the conductor decreases then the resistance also decreases। are you getting my point? बात समझ में आ रही है? अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं लेंथ कम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या है? लास्ट क्लास में बताया था कि रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको। लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात डन है? समझ में आ गई बात? ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर ना समझ में हो तो एक बार फिर से वीडियो को वापस उठा के देख लेना, समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आसान है मुद्दा बहुत, बस यही समझना है हमको।
अब अगला हमारे पास आता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, समझो बात को। अब मेरे पास एक, सबसे पहले मैं वही एक बना के देख लेता हूँ। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें मैंने क्या अटैच कर रखी है, बैटरी अटैच कर रखी है। अगेन बैटरी का जो सिंबल होता है देख लो कैसे बनाते हैं, ये रहा बैटरी का सिंबल, प्लस माइनस, ठीक है, बड़ा छोटा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, तो अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट इज flowing in this direction, then the electrons will flow in this direction। तो यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब है जो यहाँ से निकलते हैं और इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तभी करंट फ्लो करेगा। अब इनको रोकने के लिए बीच में कितने लोग हैं, वही वाला एग्जांपल लेके चलेंगे। देखो क्या कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि एटम्स जो है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो उतने ही है। ये क्या है, मिस्टर 5 मीटर एलईडी स्ट्रिप ड्राइवर, पता नहीं क्या है। तो मैं क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा इस तरफ, तो उसको बीच में अगेन रेजिस्टेंस फील होगा। रेजिस्टेंस क्यों फील होगा, बिकॉज द न्यूक्लियस या द प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे तो ये वही अगेन न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे इसको कितना एरिया मिला है, इसके पास निकलने की जगह कितनी है, सिर्फ इतनी जगह है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है तो कितनी जगह है इसके पास निकलने की, वापस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को कितनी जगह मिलेगी निकलने की, सिर्फ इतनी जगह मिलेगी। अब यही सब कुछ सेम टू सेम चीज़ें हैं और मैं बना रहा हूँ इसको थोड़ा सा चौड़ा, कंडक्टर को। लेंथ सेम है, बस मैंने क्या चेंज किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बैटरी लगा देते हैं बढ़िया सी सुंदर से, सेम टू सेम बैटरी लगानी है। ये करंट है। अब फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, बोलो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। समझ क्यों नहीं रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर करंट इधर फ्लो करे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, इस तरफ, सही है बात। अब सेम, अब मेरे पास यहाँ पे एटम्स है और यहाँ पे एटम्स है। कितनी जगह है इस इलेक्ट्रॉन के पास निकलने के लिए, इससे ज़्यादा है इससे कम है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी जगह है निकलने के लिए, हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा, सीधे बोलो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा इसमें, इतना डिटेल में जाऊँगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। निकलना कहाँ आसान है इलेक्ट्रॉन के लिए, निकलना यहाँ आसान है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है। रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे निकलने वाला मुश्किल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। आप सिंपल समझो ना, एक गली है, तुम साइकिल लेके जा रहे हो, गली बहुत पतली सी है, तो आपको साइकिल चलाने में आसान होगी। गली खूब चौड़ी है तब साइकिल चलाने में आसान होगी। गली पतली है तो साइकिल चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, रेजिस्टेंस होगा, कोई बंदा एक दूसरा आ गया तो उससे टकरा जाओगे आप। लेकिन गली चौड़ी है तो एक दो बंदे आ भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, यू विल, तुम मोड़ मार के सीधे सीधे निकल जाओगे, ठीक है। तो गली पतली है मतलब एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। बात समझ में आ रही है, वापस समझो। गली चौड़ी, साइकिल चलानी है अपने को, चलाना बहुत आसान। गली पतली, बिल्कुल चुन्नी सी बिल्कुल पतली सी गली है, उसमें आपको 3 लोगों को साइकिल चलानी है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को, जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ गई। यहीं से आता है आपके पास दूसरा फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ रहा है, एरिया यहाँ पे क्या किया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक अपने को 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई गेस, ठीक है। चलो फटाफट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक सारी बातें समझने की थी, नोट करने में कुछ नहीं था। अब तीसरा इसमें आता है आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल, हालांकि चौथा भी आता है इसमें, टेम्परेचर।
ठीक है, लेकिन उस पर भी हम लोग जाना नहीं है क्योंकि अपना सिलेबस में जो है वहीं तक है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल क्या होता है? नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब ये होता है कि आपका मटेरियल क्या है। अब लकड़ी में रेजिस्टेंस निकालोगे तो ज़्यादा निकलेगा ना, ठीक है, सिल्वर में कम निकलेगा। तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल जो है उसका नेचर क्या है, आपका मटेरियल जो है वो कैसा है, मटेरियल कंडक्टर है या नहीं है। मटेरियल गुड कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ही कम हो जाएगा, मटेरियल अगर बैड कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो मुद्दा हम अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या बात समझ में आई, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। तो यहाँ तक मुझे बात समझ में जो आई है वो ये है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, या सीधे लिख देते ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। सेकेंड बात यहाँ से क्या निकाल के आती है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the cross sectional area। और तीसरी चीज़ नेचर ऑफ द मटेरियल है। नेचर पे ज़्यादा भी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस में चले जाएंगे। 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। नेचर ऑफ द सिलेबस लिख दिया मैंने, नेचर ऑफ द मटेरियल। इस पर डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इस चीज़ को हम बड़े प्यार से मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? सबसे पहले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सबसे पहली इक्वेशन सिंपल। सेकेंड में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यहाँ पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा? 1/a। दिस इज द इक्वेशन 2। सही हो गई बात। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L/a। चलो सही है यहाँ तक। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L/a। आपको पता है कि जब जब ये साइन आया है, ये साइन हटा है। पिछली बार भी हमने देखा था कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, फिर वो साइन हटा था। या अपने जब ग्रेविटेशनल चैप्टर किया था वहाँ पे भी हमने देखा था कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r² था, वहाँ पे भी हटा। तो ये साइन हटेगा। तो इस साइन की जगह आपको पता है क्या आता है? साइन की जगह आता है एक इक्वल टू और एक आता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आती हैं। देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे आता है रो L/a। अब ये चीज़ आपके लिए नहीं है लेकिन मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो रो है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। रो क्या है बेटा हमारे पास? जोर से बोलो। रेजिस्टिविटी है। क्या है? अच्छा, ये जैसे मेरे पास ये क्या लिखा है? जल्दी से बताओ, पूरे जल्दी से। क्या लिखा है? ए लिखा है। ये क्या लिखा है? बी लिखा है। ये क्या लिखा है? वी लिखा है। ये क्या लिखा है? जी लिखा है। और ऐसे मैं बोलूँ ये क्या लिखा है? एक्स लिखा है। तो ऐसे ही इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे है, ये थोड़ा सा कर्व लाइन, और ये पी हमारे पास ऐसा होता है। तो पी नहीं है। आपको जो पी का डंडा सीधा होता है फिर आप यूँ कर देते हैं। तो ये पी का डंडा सीधा होता है, इसमें पी का डंडा सीधा नहीं होता। इसमें क्या करेंगे? ये वाला डंडा थोड़ा सा कर्व होगा और यहाँ से ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? RHO रो। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, RHO रो। सिंबल का नाम क्या है? रो है। ये ग्रीक सिंबल है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम रो। और ये क्या डिनोट करता है? रेजिस्टिविटी। जैसे मेरे पास आर को हम आर बोलते हैं, डिनोट क्या करता है? रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही
रो को हम क्या बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, डिनोट क्या करता है, रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इसको हम एक और नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो तीसरा पॉइंट हमारे पास था कि नेचर ऑफ द मटेरियल, तो वो यही शो करता है कि एक मटेरियल है, चाहे वो लेट्स से एक सिल्वर है मटेरियल, या फिर कोई गोल्ड है, या फिर कॉपर है, वट एवर कोई भी एक मटेरियल है, तो उसकी खुद की एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं वो अगेन फिर से आगे वाली क्लासेस की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मान के चलना है कि वी कैन नॉट चेंज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब किसी एक मटेरियल के लिए वो रेजिस्टेंस है, जितना है उतना ही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये चेंज नहीं होता है, ना ही इस लेंथ से फ़र्क पड़ेगा, ना ही इसमें हाइट से फ़र्क पड़ेगा, ना ही इसमें एरिया से फ़र्क पड़ेगा, किसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज़ रो, रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या होता है, व्हाट इज़ रो, रो इज़ द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे एल्युमिनियम का या फिर कॉपर की हम लोग बात करते हैं, उसका रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी कुछ है, कुछ वैल्यू है, तो अगर मैं 1 किलो कॉपर लूँ तब भी उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू वही रहेगी। अगर मैं 1 मीटर का कॉपर का वायर लूँ तब भी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। मैं 2 किलोमीटर का वायर ले लूँ तो भी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, वो खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलो अब रेजिस्टिविटी की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास रो हो जाएगा आर इंटू में ए बाई एल। क्या हो जाएगा, आर इंटू में ए बाई एल। ऐसे मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ वैल्यूज़ किसकी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की, जो आपको अलग अलग है, देख रहे हैं आप। सिल्वर की सबसे कम है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, फिर उसके बाद आपका आता है कॉपर, एल्युमिनियम एंड सो ऑन, फिर नीचे अपने ग्लास वगैरह आ जाता है। तो जो जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, बहुत कम होगी, उनको हम कंडक्टर्स कहेंगे, और जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी उनको हम इंसुलेटर्स कहेंगे। तो आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में भी लिखा है, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, आर इंटू में ए बाई एल। ठीक है, तो आर क्या है, आर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एसआई यूनिट की बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी क्या पूरी कर लेता हूँ, एसआई यूनिट। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो अपने को पता है ओम होती है। एरिया की मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओम मीटर। क्या आ जाएगी, ओम मीटर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर। So what is the SI unit of resistivity? The SI unit of resistivity is ohm meter. Again, what is the SI unit of resistivity? The SI unit of resistivity is ohm meter. जोर से बोलो, what is the SI unit of resistivity? The SI unit of resistivity is ohm meter. बात समझ में आ रही है। तो टेबल को आप रेफर कर सकते हैं और देखिए इसको जल्दी से, और अभी 15-20 सेकंड का ब्रेक देते हैं आपको। जो तक अभी तक हमने किया है उसको रिवाइज करना है, लेकिन मैं एक बार पहले से आपको फिर से बताया था। तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहली जो क्लास थी उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू मेरे पास होता है क्यू बाई टी, करंट वाला फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, ये था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है वी इज इक्वल टू आई आर। इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर भी, और ये बहुत सारे तरीके हैं इसके लिखने के। ठीक है, और आज हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आज हमने फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इतने फॉर्मूले अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको इन सबको याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ क्या है, आई है मेरे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टी टाइम है, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए एरिया। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं आपके पास टोटल मिला के अभी तक इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ फिर से बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर आपको हार्ड लग सकता था अगर आप ये लास्ट में पढ़ते। तो अभी हम स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान लगना चाहिए आपका चैप्टर। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप साथ साथ में जब पढ़ते रहेंगे तो ये चैप्टर अगर आपका एक बार हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि फिजिक्स आपको अगर एक बार अच्छे से आ गई ना 10th क्लास की, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही आसमान में पहुंच जाता है।
ठीक है, फिर बाकी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, तो ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेंगे, और मैं अभी एक चार्ट बना देता हूँ एसआई यूनिट्स का भी, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया होगा आई गेस। तो क्या हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस वाले जो आज हमने पढ़ा है उसमें, और बस इतने काफ़ी है। और ये भी एक फॉर्मूला रेजिस्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, तो ये भी लिख लो ऐसा में। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी में आगे पीछे करके, तो इसलिए मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी आगे पीछे करके, ठीक है। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसके आगे। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। वो टेबल क्या है, तो कौन कौन से क्वांटिटीज़ हमने अभी तक देखी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी जो वो थी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी हमने जो पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिक करंट। ये साथ साथ मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, घर पे पढ़े नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ो पढ़ो यार, तभी मज़ा आएगा, और मुझे रिव्यूज़ दो तभी अच्छा लगेगा। अगला हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बोलते हैं, लेकिन चलो फिलहाल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अगला था हमारे पास वर्क डन, भी छोटा कहीं पे आया था छोटा सा। फिर हमारे पास आया रेजिस्टेंस, फिर हमारे पास आया है रेजिस्टेंस के बाद अगला आया है रेजिस्टिविटी। इतनी फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर में अभी तक आ चुकी है। अब इन सब की हम एसआई यूनिट्स की बात करें, सबसे पहले इनको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम करते हैं क्यू से, इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं आई से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम करते हैं वी से, वर्क डन को हम करते हैं डब्ल्यू से, रेजिस्टेंस को हम करते हैं आर से, रेजिस्टिविटी को हम करते हैं रो से। सही है। अगला मेरे पास आता है एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज की आती है कूलम्ब, इलेक्ट्रिक करंट की आती है एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस का आता है वोल्ट, वर्क डन का आता है जूल, रेजिस्टेंस का आता है ओम, रेजिस्टिविटी का आता है ओम मीटर। इसको अब इस एसआई यूनिट के भी सिंबल होते हैं कुछ। सिंबल क्या है, कूलम का सी से है, एम्पेयर का ए से है, वोल्ट का वी से है, जूल का जे से है, ओम का ये रहा सिंबल, और ओम मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच गया। अच्छा, नापते कैसे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इनको नापने के लिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए आपका यूज़ होता है एम मीटर। क्या यूज़ होता है, एम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है। वर्क डन भी ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस में इंस्ट्रूमेंट जो थे आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टेट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रियोस्टेट। ये नापने के लिए यूज़ नहीं होता है लेकिन फिर भी। और रेजिस्टिविटी को नापने के लिए हमारे पास एक अलग मेथड होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास पूरे चैप्टर के एक जो यूनिट्स वगैरह का खेल था वो हमारा हो गया। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो बस इतने काफ़ी, फॉर्मूले में पहले बता चुका हूँ। जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे, फिर हम करते हैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस आज के, फिर क्लास आज की ओवर करते हैं। क्लास काफ़ी लंबी चली गई आज की, जल्दी नोट करो। तो कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, इनको हमें सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चंस है बेसिकली। बाकी अगर आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है अभी तो लेट मी नो, मैं आपको फ़ोटोज़ भेज दूंगा क्वेश्चंस के, आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं, आग लगा देते हैं इनमें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास,
हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम अ 220 वोल्ट। तो आपको वोल्टेज कितना दे रखा है, यू हैव गिवन वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज ये 1200, रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 1200 ओम दे रखा है, एंड यू नीड टू फाइंड करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ से V बाई आर। वट इज़ V, V इज़ 220 एंड वट इज़ R 1200। 0 से 0 गया, ठीक है, ये 11 हो गया, ये 60 होगा, तो कितना आ गया 11/60 एम्पेयर। सिंपल है, पहला पार्ट खत्म। ये मेरे पास करंट आ गया, करंट को किस में नापते हैं, हम एम्पेयर में नापते हैं। इसका बी पार्ट जो है आपके पास वो देखेंगे जल्दी से। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो आपके पास करंट निकालना है आपको, वोल्टेज कितनी दे रखी है 220 वोल्ट दे रखी है। रेजिस्टेंस अगेन सेम क्वेश्चन है 100 ओम, अपने को आई निकालना है। तो आई का फॉर्मूला अपने को पता है V बाई आर होता है, हाँ या ना। V कितना है 220 है, R कितना है 100 है, 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा 2.2 एम्पेयर। सही हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। नोट कर लो तो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलो मिटा रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है बेटा आपके पास, तो सबसे पहले लिखते चलो क्या क्या दे रखा है। लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर। रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 26 ओम। तब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। तो डायमीटर आपको कितना दे रखा है 0.3 mm। mm का मतलब क्या होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। ये सब आप पढ़ेंगे, फिलहाल आपको अट्टे से 3 तो याद होने चाहिए। और सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको मिलीमीटर दे रखा है, तो 3 × 10⁻³ मीटर हो गया। मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, सॉरी मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना क्या है, सॉरी मैंने देखा नहीं अभी। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, सो वी नीड टू फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो रेजिस्टिविटी वाला एक ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। यहाँ से रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा R × A बाई L। बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, रो इज इक्वल टू R × A बाई L। अरे बोलो भाई होगा या नहीं होगा, कितना हो जाएगा R × A बाई L। रेजिस्टेंस कितना है अपना, तो सब वैल्यूज देख लो। रेजिस्टेंस कितना है अपने पास 26 ओम है। एरिया की दिक्कत आ गई, तो एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक वायर है। वायर मतलब अगर आप बात करेंगे वायर जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा वायर, अगर मैं सामने से देखूँ तो आपको इसका डायमीटर गिवन है, आपको इसका एरिया निकालना। तो एरिया निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है πr²। सो वी नीड रेडियस फॉर द कैलकुलेशन। तो डायमीटर आपको देखिए, रेडियस आप कैसे निकाल लेंगे, डायमीटर का आधा, तो मतलब 3 का क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ तो आपका रेडियस आ गया। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू में R का स्क्वायर। तो R कितना है 1.5 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन में R इंटू में A अपॉन में L था, L कितना है 1 मीटर है, तो इसको 1 लिख दो। यहाँ से रो कितना आ जाएगा 26 इंटू में 3.14 इंटू में 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2.25 इंटू में 10⁻⁻6। आप क्या करना है इसमें, आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो यार कर लोगे इतना है, कर लेना। चलो यहाँ पे आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला काम रह गया, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन भी आपके पास दिमाग में। वो जो 4-5 फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, वो 4-5 फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में है तो कोई क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है जी। तो जल्दी चलो इसको भी नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। काफ़ी खतरनाक सी लैंग्वेज दे रखी है, डबल्ड ऑन इट। डबल्ड ऑन इट का मतलब ये है कि आपका जो है लेंथ जो है 2 गुना बढ़ा दी गई है। लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया बेटा, आपका 2 गुना बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे लेंथ बढ़ाई जाएगी, एरिया कम किया जाएगा, एरिया बढ़ाया जाएगा, लेंथ कम करी जाएगी, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर, उनमें आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि वॉल्यूम कैन नेवर बी चेंज्ड। वॉल्यूम आपका वही रहेगा। समझ में आ रही बात? वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करेंगे, वॉल्यूम आपका जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, चलो देखो अब तो लेट इनिशियल डायमेंशंस ऑफ वायर। इनिशियल डायमेंशंस मैं मान लेता हूँ, लेंथ को मैं मान लेता हूँ L, ब्रेथ एरिया को मैं मान लेता हूँ A, और कुछ है बस 2 ही चीज़ें होती हैं। और जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको मैंने मान लिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा मेरे पास, R हो गया। देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी मुझे अलग अलग मानने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया इनिशियल। अब जो नया आने वाला है, नया न्यू डायमेंशंस या न्यू डायमेंशंस लिख लेते हैं ऑफ वायर। लेंथ को आप मान लीजिए कुछ भी मान लो, मैं L डैश मान लेता हूँ। क्या आ जाएगा, L डैश। एरिया कितना आ गया अपने पास, A डैश। और रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, R डैश। ठीक है, तो अब से बोला क्या गया कि जो नई लेंथ है आपकी वो ट्वाइस है इनिशियल लेंथ की। इनिशियल लेंथ कितनी है, L है। डबल करने का मतलब क्या है कि आपने ट्वाइस कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ 2L। अब बच गई बाकी की 2 चीज़ें। तो हमेशा आपको याद रखना कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा वायर का। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू V डैश, रियल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू में L, और V डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, L डैश A डैश इंटू में L डैश। A इज इंटू में L इज इक्वल टू A डैश इंटू में L डैश की वैल्यू कितनी है, 2L है, तो यहाँ पे डाल दो 2L। L से L चला गया तो यहाँ से आपके पास A डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा A डैश इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा A/2। तो यहाँ से आपके पास A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, A/2। नहीं समझे ना? चलो वापस से देखो। हमेशा आपको याद रखना कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम नेवर चेंजेस व्हेन यू डबल, ट्रिपल और वट एवर क्वाड्रपल अ लेंथ और एरिया। जी मतलब नहीं करता है कि आपके पास आप एरिया को बढ़ा रहे हैं, लेंथ को कम कर रहे हैं, कुछ भी करें, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा उस वायर का। सही है, चलो तो वॉल्यूम जो पहले वाला था, वॉल्यूम इनिशियल जो है बाद वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। पहले वाला वॉल्यूम कितना होगा, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा, नए एरिया को मल्टीप्लाई कर दो नए लेंथ से। तो A इंटू में L इज इक्वल टू A डैश। L डैश की वैल्यू कितनी है, तो L डैश की वैल्यू है 2L, तो यहाँ पे 2L लिख दिया। L से L चला गया, क्या बच गया, A इज इक्वल टू A डैश इंटू में A, तो यहाँ 2 नीचे चला गया, A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, A/2 आ गई। चलो बढ़िया है। तो अब R डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो R डैश अपने को पता है कितना होता है, रो L डैश अपॉन में A डैश हो जाएगा। हाँ या ना? अगर R की वैल्यू होगी आपके पास रो L/A, तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L डैश अपॉन में A डैश। सही हो गया। R डैश इज इक्वल टू रो L डैश कितना है, तो L डैश की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ L, और A डैश की वैल्यू कितनी है, A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो R डैश इज इक्वल टू 2 2 4 4 आगे आ गया, रो L/A। R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू में रो L/A की वैल्यू कितनी है, वापस मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रो L/A हो जाएगा, और यहाँ पे R डैश कितना हो जाएगा, रो L डैश बाई A डैश। तो R की वैल्यू कितनी है, रो L/A है, तो R डैश, तो रो L/A यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। सही हो गई बात। तो R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। R की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो R की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ R की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 ओम। ठीक है, तो 4 इंटू में 4 कितना आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 16 ओम। तो आपके पास जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 16 ओम आ गया। सिंपल था। सबसे पहले जो पहले वाले डायमेंशन उनको अलग मान लो, बाद वाले डायमेंशन को अलग मान लो। फिर अपने को पता है वॉल्यूम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको एक चीज़ गिवन होगी, चाहे लेंथ चाहे एरिया, उन दोनों में से कौन कितना बढ़ाया गया, उसमें से एक चीज़ हमेशा गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है कि भाई लेंथ जो है 12 बढ़ाई गई है। ठीक है, एरिया का मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या यूज़ किया, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, V इज इक्वल टू V डैश हो गया।
पहले वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू बाद वाला वॉल्यूम। पहले वाले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू में एल, बाद वाले का ए डैश इंटू में एल डैश, ए इंटू में एल, ए डैश इंटू में एल डैश, एल डैश की जगह क्या आ जाएगा 2l, गिवन है अपने को डबल। ठीक है, चलो एल से एल चला गया, ए डैश कितना आ गया यहाँ से a/2 आ गया। नए वाले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन में ए डैश, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश का क्या लिख दिया अपन ने 2l लिख दिया, एक ही बात है। और ए डैश का क्या लिख दिया अपन ने a/2 लिख दिया। 2 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 4 रो एल बाई ए, तो 4 रो एल बाई ए, रो एल बाई ए क्या था मेरे पास, रो एल बाई ए तो आर था, तो रो 4 इंटू में आर की वैल्यू 4 दे रखी है तो 16, न्यू रेजिस्टेंस इज 16। आई होप आपको ये जो जितने कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कृपया मुझे बताएं, आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, क्या है ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, जो कि मुझे बहुत कम उम्मीद होती है कि बच्चे स्टार्ट से लास्ट तक कोई एजुकेशनल वीडियो देखेंगे, लेकिन अगर आपने देखा है और आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आएँ। और शेयर करने का तरीका क्या होता है, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, अपने दोस्तों को पबजी खेलते वक्त, फ्री फायर खेलते वक्त बता सकते हैं कि ये एक चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन इज़ एक्सटेंडेड टिल 3 मई एंड हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो। तो सो प्लीज़ पढ़ते रहो और घर पे रहो। थैंक यू वेरी मच।